हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट वार मानी जाती है, मतलब कि एवर डेडलीस्ट वार इन हिस्ट्री। ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 में ख़त्म हुआ। 6 साल के दौरान चलने वाले इस युद्ध ने दुनिया में ऐसी तबाही मचाई जो कि पूरी दुनिया उसको याद करती रही। 100 मिलियन पीपल्स और 30 से भी ज़्यादा नेशंस, अप्रोक्सीमेट 37 कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया। 70 मिलियन पीपल्स और उससे भी ज़्यादा 85 मिलियन सिविलियंस बहुत बुरी तरह से मारे गए, घायल हुए, कैजुअल्टीज़ आई। ये युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, सबसे बड़ा एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो सबसे पावरफुल शक्तियां लड़ रही थी, एक में एक्सिस पावर और दूसरी साइड में एलाइज पावर। एक्सिस पावर जहां इटली के सबसे खतरनाक लीडर बेनिटो मुसोलिनी, जो कि फासिस्ट पार्टी में या फासिज्म में विश्वास करते थे, उन्होंने इसमें एंट्री की। और उसके बाद जर्मनी का सबसे पावरफुल हिटलर, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, उसने 1936 में इटली के साथ एग्रीमेंट करके पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। एक्सिस पावर में ही जापान, जो कि अपने एरिया को बढ़ा रहा था, मंचूरिया अटैक करके उसने मंचूरिया को कैप्चर किया और उसके बाद चाइना के ऊपर लगातार अटैक किए। 1937 का चाइना अटैक ज़बरदस्त अटैक था। उसके बाद उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 1941 में अटैक किया। ये युद्ध इन तीनों की एग्रीमेंट के साथ ही शुरू हो चुका था। 1936 में इटली, जर्मनी और जापान एक समझौते पर एग्रीमेंट करते हैं और इसे हम टोक्यो, बर्लिन और रोम एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि रोम, बर्लिन, टोक्यो एग्रीमेंट कहते हैं। दूसरी, इस एक्सिस पावर में साथ देने वाले इन तीनों देशों के साथ थे, जो कि ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, इथोपिया, हंगरी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके साथ ही रोमानिया, स्लोवाकिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री थे जो इनका साथ दे रहे थे। इसके अलावा अल्जीरिया, अल्बानिया, बेल्जियम, बर्मा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ऐसे लोग भी अंडर विमिंग सपोर्ट में थे। मतलब खुल के युद्ध में सामने नहीं आए, लेकिन उस अलग तरीके से इनकी सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह से एक्सिस पावर वर्ल्ड वार में बहुत खतरनाक लेवल पे सामने आई। दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा खतरनाक एलाइड पावर्स। एलाइड पावर में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसे ताकतवर देश थे, जिनके सपोर्ट में जो नेशंस थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, बहुत सारे देश इनका साथ दे रहे थे। अंडरवीविंग स्पोर्ट में जो कि खुलकर सामने नहीं आए, उनमें बोलीविया, चिले, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, इक्वेडोर और इजिप्ट, अल सल्वाडोर, ग्वातेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, लेबनान, लीबिया, लाइबेरिया, मैक्सिको, मंगोलिया, निकारागुआ, ऐसे बहुत सारे, सऊदी अरबिया, टर्की जैसे देश भी इसमें साथ दे रहे थे। ये युद्ध 6 साल चला और 6 साल में इतनी तबाही हुई कि दुनिया के लगभग 50% यानी कि 50 मिलियन लोग, यानी कि पूरी दुनिया की 3% लोग मारे गए। बहुत बुरी तरह से तबाही हुई। इस युद्ध में ऐसे ऐसे हथियारों का यूज़ हुआ जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। खतरनाक हथियारों में मैसेसर समिट एक सबसे खतरनाक हथियार था और इसका कोड नेम ME-262 था। वर्ल्ड का फर्स्ट जेट पावर्ड फाइटर प्लेन था ये, जिसको जर्मनी ने तैयार किया। इसकी स्पीड बहुत हाई थी, 870 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है अपने आसमान में दौड़ता था और उसके बाद तबाही मचाता था। ये पहला हथियार जो हमारी डेडलिस्ट लिस्ट में आता है, यानी कि टॉप 10 डेडलिस्ट वेपन यूज इन वर्ल्ड वार सेकेंड, तो ये सबसे खतरनाक। उसके बाद नंबर 2 जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड में बड़े खतरनाक लेवल पे यूज़ हुआ, वो थी 88 mm गन। ये एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक आर्टिलरी गन हुआ करती थी, जो इस युद्ध में यूज़ हुई और इसकी वजह से बहुत तबाही हुई। इसे जर्मनी ने तैयार किया और इसे नॉर्थ अफ्रीका से लेकर रशिया के फ्रंट तक लगभग सभी जगह पर इसका यूज़ किया गया। इसने बहुत सारे लोगों की जान ली। उसके बाद 3rd नंबर पे सबसे एक और डेडलिस्ट वेपन MK2 ग्रेनेड, इसे पाइनएप्पल ग्रेनेड भी कहा जाता था। ये हैंड ग्रेनेड 1918 से लगातार यूज़ हो रहा था
जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुई थी उससे लेकर लगातार ये 1960 तक यूज़ हुआ। इसे यूएसए की आर्मी के लिए तैयार किया गया था। नंबर 4 पे और ख़तरनाक वेपन में एवरो लांचेस्टर बॉमर, ये एक एयरक्राफ्ट होता था जिसे ब्रिटिश आर्मी ने ब्रिटिश सेना के लिए तैयार किया था। ये एयरक्राफ्ट 4 इंजन्स के साथ बहुत ही पावरफुल था। ये हैवी बॉम्बर्स को यानी कि हैवी बॉम्ब्स को ले जाकर दुश्मन के एरिया में गिरा सकता था। इसे ब्रिटेन ने अपनी रॉयल एयरफोर्स के लिए यूज़ किया था। इसमें 8 इंजन्स मशीन गन्स लगी होती थी और ये 0.303 की बहुत ज़बरदस्त मशीन गन जो कि वेरियस टारगेट पर लगाई जाती थी और ये बहुत भयंकर तबाही मचाती थी। कहते हैं कि एवरो लांचेस्टर ने बहुत बड़े बड़े बॉम्ब अलग अलग एरिया तक पहुंचाए थे, जैसे कि 9,970 kg यानी कि लगभग 10,000 किलो का वज़न ग्रैंड स्लैम, जिसको सबसे हैवीएस्ट बॉम्ब कहा जाता है, वो भी तबाही के एरिया में जर्मनी के लिए पहुंचाया था। उसके बाद में नंबर 5 यानी कि उससे और ख़तरनाक वेपन्स में M1 ग्रेनेड राइफल, इसका यूज़ भी सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ और इसने बहुत तबाही मचाई। 0.30 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक राइफल जिसको यूएसए आर्मी ने यूज़ किया जर्मनी और उसके मित्र देशों के खिलाफ। उसके बाद आप देखोगे और इसके बाद जो ख़तरनाक वेपन्स में आते हैं उसमें नंबर 6 पे T-34 टैंक्स जो कि सोवियत रशिया ने तैयार किए थे। ये 76.2 mm हाई वेलोसिटी टैंक गन होती थी जो कि दुश्मन को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के लिए बनाई गई थी। रशियन आर्मी ने इसको बहुत बड़े लेवल पे जर्मनी के खिलाफ यूज़ किया और जर्मनी ने इसके बाद सरेंडर किया। फिर नंबर 7 पे एक और डेडलिएस्ट वेपन MG42 मशीन गन, ये नाजी लोगों ने यूज़ किया था, जर्मनी के सोल्जर्स ने यूज़ किया था। ये मशीन गन्स जिसको माउज़र मशीन गन भी कहते थे, ये जनरल पर्पज़ मशीन गन हुआ करती थी। ये पर मिनट, आपको बिलीव नहीं होगा, पर मिनट 1200 से लेकर 1500 राउंड फायर कर सकती थी। इसी हाई रेट ऑफ फायरिंग की वजह से रशिया के लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। रशिया के लोग तो इसको लिनोनियम रिपर भी कहा करते थे। इस मशीन गन का नाम उन्होंने लिनोनियम रिपर रखा था और अमेरिका के लोग जब इससे डरते थे तो इसको कहते थे हिटलर्स बज़, इसको हिटलर बज़ सा कहा जाता था। तो ये गन बहुत ही खतरनाक गन थी जो जर्मनी के सोल्जर्स को यूज़ की गई। फिर नंबर 8 जो डेडलिएस्ट वेपन में आता है वो कट्यूशा रॉकेट लॉन्चर, ये बहुत ही खतरनाक था। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होता था ये, और ये रॉकेट आर्टिलरी के साथ पूरी तरह से लैस होता था। इसके अंदर जो एडजस्ट किए गए रॉकेट्स थे वो 8.5 किलोमीटर की दूरी तक भी मार कर सकते थे। स्टालिन ऑर्गन कहा गया था क्योंकि इसे रशिया ने तैयार किया। रशिया के सबसे पावरफुल जो कि स्टालिन थे, यानी कि जो व्लादिमीर लेनिन के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने इसको तैयार किया था। और इसकी वजह से इस जो कट्यूशा रॉकेट लॉन्चर ने लगभग 20 मिलियन रॉकेट्स को अलग अलग जगह पर जो है डालकर लोगों की जानें ली थी। 12 मिलियन रॉकेट्स, आई रिपीट 12 मिलियन रॉकेट्स एंड ऑफ वार तक ये इन्होंने दाग दिए थे और बहुत बुरी तरह तबाही मचाई। उसके बाद एक और डेडलिएस्ट वेपन नंबर 9 में हॉकर हुरिकेन, ये सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था जिसे ब्रिटिश आर्मी ने अपनी रॉयल एयरफोर्स के लिए तैयार किया था। ओके, इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त थी, 340 माइल पर आवर की स्पीड से ये रॉकेट लॉन्चर यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट दौड़ता था और 468 माइल पर आवर तक की स्पीड इसकी बन जाती थी। ठीक है, इसके अंदर 8 मशीन गन लगाई गई थी रॉकेट लॉन्चर के ऊपर, 4 एक साइड में लगाई जाती थी और सभी मशीन गन हाई वेलोसिटी की थी, यानी कि 0.303 पावर मशीन गन्स। ठीक है, ये टोटल जो हॉकर हुरिकेन्स थे पूरे वर्ल्ड वार के दौरान जो यूज़ किए गए ब्रिटेन के थ्रू, वो लगभग 14,583 थे। बहुत खतरनाक वेपन्स का यूज़ किया था। और सबसे डेंजरस वेपन में जिसको 10 नंबर कैटेगरी पे हमने रखा, टॉप 10 पे आता है जो, उसको हमने रखा वो था एटम बम, जो कि जापान को तबाह करने के लिए यूज़ किए गए थे। जापान जो कि चाइना के ऊपर बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल कर चुका था, उसको लेसन सिखाने के लिए अमेरिका ने उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराया। जब पहला बॉम्ब गिरा हिरोशिमा पर 6 अगस्त को 1945 में, जिसका कोड नेम लिटिल बॉय था,
उसने जब वो बॉम्ब गिरा तो ऑन द स्पॉट बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, बहुत बुरी तरह से इसने एनर्जी प्रोड्यूस की। 15 किलो टन एनर्जी प्रोड्यूस हुई वहाँ पर। 15 किलो टन बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से हिरोशिमा ब्लास्ट में 66,000 पीपल्स ऑन द स्पॉट मारे गए। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था जब ये बॉम्ब गिरा। 6 अगस्त को हिरोशिमा में यूरेनियम 235 इस बॉम्ब का जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया था वो यूरेनियम 235 था, और उसकी वजह से बहुत भयंकर तबाही हुई। जब टेम्परेचर 4000 के लगभग पहुंच गया तो ये मान के चलो कि वहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए, लोग खड़े खड़े झुलस चुके थे बहुत बुरी तरह से, पेड़ और आसपास की बिल्डिंगें भी बुरी तरह झुलस चुकी थी। कहते कि अमेरिका के पायलट ने जब ये लिटिल बॉय वहाँ पर गिराया तो उस जगह पर इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ कि अमेरिकी पायलट खुद का एरोप्लेन भी एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किल था। बहुत भयंकर रेडिएशन वहाँ पर फैल चुका था। कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा डेथ वहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद जो 3 दिन के बाद जो बॉम्ब गिरा जिसका कोड नेम फैटमैन था, इसने उससे भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की। जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर ब्लास्ट हुआ था उसमें 66,000 लोग मारे गए थे, लेकिन फैटमैन जो कि 9 अगस्त को नागासाकी आइलैंड पर गिराया गया जिसने 21 किलो टन एनर्जी प्रोड्यूस की, उसने 69,000 कैजुअल्टीज़ अंजाम की। दोनों बॉम्ब बहुत भयंकर लेवल पे दोनों शहर को तबाह कर चुके थे। एक बड़े स्केल के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेट स्केल के अकॉर्डिंग 1,92,000 यानी कि 1,92,000 लोगों की डेथ इन दोनों बॉम्बों की वजह से हुई। वहाँ पर इतनी बुरी तरह से लोग झुलस कर मर चुके थे कि आगे आने वाले समय में कि वहाँ पर घास का तिनका भी नहीं उग सकता था। ज़मीनें पूरी तरह से जल चुकी थी और जापान उसके बाद सरेंडर करता है। 14 अगस्त को जापान इसके बाद सरेंडर कर दिया था। ये युद्ध वास्तव में दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। युद्ध के कारण बहुत सारे थे। क्यों हुआ ये युद्ध? अब मेन चीज़ आती है कि क्यों हुआ ये युद्ध। तो ये युद्ध, इसका कई कारण माने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि जो जर्मनी पर बुरी तरह से लाद दी गई थी, ये जर्मनी के लिए एक शर्मनाक संधि थी। हिटलर इसे बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब जर्मनी के अंदर नया प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग बना दिया गया और एक वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट तैयार कर दी गई, तो जर्मनी के लोग उस गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और धीरे धीरे यहीं वर्साई की संधि जर्मनी के लोगों में युद्ध के लिए जो एक अभिलाषाएं भर देती है। हिटलर जैसे जो लोग थे तानाशाही, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अपनी मर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तैयार किया, युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार की आग में झोंक दिया। युद्ध के बहुत सारे कारण, जैसे कि आर्थिक महामंदी। 1923 में जर्मनी बुरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी के दौर में था, और उसके बाद 24 अक्टूबर को 1929 में जब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, तो पूरे वर्ल्ड में एक महामंदी का दौर आ गया। तुष्टीकरण की नीति भी बहुत ज़बरदस्त थी। इन लोगों ने, जब हिटलर ने अलग अलग एरिया को कैप्चर किया 1937-36 से लगातार, तो इन्होंने हिटलर का बिल्कुल विरोध नहीं किया, और जब बिल्कुल सर पे आ गई बात, उसके बाद इन्होंने जब हिटलर का विरोध किया तो हिटलर किसी के काबू में आने वाला नहीं था। जर्मनी और जापान में आपस में एग्रीमेंट हो चुके थे। जर्मनी, जापान और इटली में एग्रीमेंट हुए थे 1936 में, और ये भी युद्ध का बड़ा कारण है। वर्साई संघ की विफलता, यानी कि जो राष्ट्र संघ की विफलता थी, जो 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, वो भी पूरी तरह से फेल रहा। वर्साई की संधि में अगर पहला कारण हम थोड़ा देखें, डिटेल से पढ़ें, तो ये वर्साई की संधि जर्मनी पर 28 जून को 1919 में लगाई गई थी, जिसमें अमेरिका का वुड्रो विल्सन और इसका इंग्लैंड का जॉर्ज लियोड और क्लेमेंसो फ्रांस का था, जो कि फ्रांस के अंदर ही एग्रीमेंट हो रहा था, इसीलिए इस एग्रीमेंट को वर्साई का एग्रीमेंट भी कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया था। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध दोषी मानकर उस पर बहुत सारे आर्थिक दंड लगाए गए। 6.5 बिलियन पाउंड उसके ऊपर कंपनसेशन लगा दिया गया, जो उसे एलाइज पावर को देना था। उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्र को छीन लिया गया था, जिसमें राइनलैंड, रूर वैली एरिया बिल्कुल सारा ही छीन लिया गया था। उसे 1 लाख सोल्जर, यानी कि उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। जर्मनी को पूरी तरह से 1 लाख सोल्जर्स के साथ डीमिलिटराइज कर दिया गया था। इतनी बड़ी अपमानजनक संधि के साथ जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार को, यानी कि अति राष्ट्रवाद जो है नेशनलिज्म के प्रसार को
मतलब जो है लोगों के अंदर भर दिया। जर्मनी के 75% मिनरल डिपॉजिट जा चुके थे, इस चीज़ को वो कभी सहन नहीं करेगा। जर्मनी की टेरिटरीज जा चुकी थी, जर्मनी की 13% टेरिटरी जा चुकी थी, इसका मतलब जर्मनी के 10th पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जा चुका था। अब जर्मनी इसका बदला जरूर लेगा और हिटलर ने लोगों को बदले के लिए उकसाया। कहते हैं कि ये युद्ध इतना खतरनाक युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें दुश्मन को धोखा देने के लिए खास तरह के कपड़े, जाल, छलावरण तैयार किए गए थे। निरीक्षण करने के लिए खोखले पेड़ तैयार किए जाते थे। सूखे पेड़ों को अंदर से खोखला करके उनके अंदर सैनिक छुप जाते थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये वॉच करते थे। एक ब्रिटेन का आर्टिस्ट सोलोमन, ये रॉयल एकेडमी का पढ़ा हुआ, इसने इस तरह के पेड़ के तैयार किए थे और ख़ास तरह के कपड़े और जाल ताकि दुश्मन को धोखा दे सके। सरप्राइज़ युद्ध का एक सबसे बड़ा हथियार होता है। जब आप सरप्राइज़ करके किसी पर अटैक करते हो तो युद्ध बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप जीत सकते हो। उसके बाद दूसरा कारण था लीग ऑफ नेशन। मैंने कहा लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल हो गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो 1919 के बाद ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया और ये आगे आने वाले युद्ध को रोकता था, लेकिन राष्ट्र जो लीग ऑफ नेशन था उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए और जो शामिल हुए उन्होंने धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। इसलिए लीग ऑफ नेशन की फेल होना भी सेकेंड वर्ल्ड वार का दूसरा बड़ा रीज़न माना जाता है। जर्मनी की वर्साई संधि के बाद 1929 की महामंदी भी सेकेंड वर्ल्ड वार का एक और बड़ा रीज़न रही। 1930 में पूरे विश्व को एक महामंदी के दौर में फेंक दिया। जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे जो बड़े बड़े जो देश थे, यूरोप के बड़े बड़े देश थे, उनके अंदर अधिनायकवाद यानी कि हीरोइज्म और साम्राज्यवादी सरकार अब बन रही थी। जापान, एशिया ऐसे देश थे। जापान जो एशिया में सबसे बड़ा पावरफुल देश था, वो आसपास के एरिया को कैप्चर करने लगा था। उसी समय तीसरा बड़ा कारण, एक और बड़ा कारण है फासीवादी का उदय, यानी कि फासिस्ट पावर्स का जो राइज हो जाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना ये एलाइज पावर का टारगेट था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध के बाद जर्मनी और इटली जैसे देशों में 1920 के बाद ही राष्ट्रवादी और सैन्यवादी अधिनायकवाद यानी कि हिटलर और मुसोलिनी, जो कि बहुत ही फेमस रहे इटली के अंदर, और हिटलर जो जर्मनी के अंदर बड़ा फेमस रहा, उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत की और अपने देश को युद्ध में झोंक दिया। कहते हैं कि बेनिटो मुसोलिनी 1922 से ही इटली में इंटर वॉर जो एरा था, इंटर वॉर जो टाइमिंग था, उसके दौरान उसने पहली अपनी सरकार वहाँ पर बना ली थी। यानी कि बेनिटो मुसोलिनी 1922 से ही इटली के अंदर अपनी पावर स्थापित कर चुके थे। और इधर जर्मनी के अंदर हिटलर 1933 में राइक्सटैग पार्लियामेंट में आग लगने के बाद चांसलर की पोजीशन से सीधा प्रेसिडेंट की पोजीशन ले चुके थे। फिर एक और बड़ा रीज़न जर्मनी की पार्टी यानी कि नाजी पार्टी, जर्मन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, जिसका सबसे बड़ा लीडर हिटलर ही था, उसने फासीवादी नस्लवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि जर्मन नॉर्डिक आर्यन अपने आप को सबसे पावरफुल मानते थे और वो जीव और जिप्सीज को कंट्री में रहने नहीं देंगे। इसीलिए 1941 के बाद बहुत बड़े लेवल पे जर्मनी के अंदर कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए और बहुत बुरी तरह से नाजी पीपल्स को मार दिया गया। एक डाटा के अकॉर्डिंग 2 मिलियन से भी ज़्यादा जीव्स मार दिए गए थे, 1 मिलियन से ज़्यादा जिप्सीज मार दिए गए थे, 70,000 के लगभग जर्मन लोगों को भी नाजी पार्टी के लीडर्स यानी कि हिटलर के कहने पर, ऑर्डर देने पर मार दिया गया था। हिटलर ने वर्साई की संधि को पलट देने के लिए और जर्मनी की इकोनॉमी में वृद्धि लाने के लिए, धन और वैभव को दोबारा बहाल करने के लिए लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे और ये कहा था कि पूरे यूरोप में आपको रहने की जगह मैं दिलवाऊंगा। जब जर्मनी के चांसलर ने यानी कि हिटलर ने 1933 में चांसलरशिप संभाली तो उसके बाद खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया और ऐसे ऐसे टॉर्चर किए जिसको आप सुनोगे तो सच में बहुत ही ऐसा लगेगा कि हिटलर जैसा तानाशाह पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नाजी शासन के दौरान 1941 में हिटलर के ऑर्डर से स्लाव यहूदी बहुत बुरी तरह से मार दिए गए थे। कंसंट्रेशन कैंप में हाई इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर उनको डालकर मार दिया गया, उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर यातनाएं देते हुए बड़े बड़े खतरनाक गैस चैम्बर्स में यानी कि जिसमें पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी, जो पोलैंड और हिटलर की कैपिटल यानी कि बर्लिन में बनाए गए थे, उनमें उनको बुरी तरह से मार
बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया था। फिर एक और सबसे बड़ा रीज़न है सेकेंड वर्ल्ड वार का, वो है तुष्टीकरण की नीति। मैंने आपको बताया था कि हिटलर का शुरू में किसी ने विरोध नहीं किया। अगर हिटलर का शुरू में ही विरोध किया जाता फ्रांस और जर्मनी या फ्रांस और जो है इंग्लैंड या अमेरिका के थ्रू, तो ये वर्ल्ड वार नहीं होती। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मन की सेना हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस को पता होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे एक मजबूत जर्मनी बन रही थी। और इस तुष्टीकरण के एक और एग्जाम्पल है म्यूनिक पैक्ट, सितंबर 1938 में। ये एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समझौते ने ब्रिटेन और फ्रांस में इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उस क्षेत्र को दिया और जहाँ पर जर्मन भाषी लोग रहते थे, लेकिन जर्मनी के हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया और हिटलर का कोई भी विरोध नहीं कर पाया। ये तुष्टीकरण की नीति भी, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की चेकोस्लोवाकिया में, तो उसके बाद हिटलर का हौसला बढ़ा और उसने पूरे एरिया में, अलग अलग एरिया में अटैक करके पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। इस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की कुछ अलग अलग घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत में मैंने बताया कि शुरुआत वाक युद्ध से, फोनी वार से शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत में कोई इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन इसकी शुरुआत जब जर्मनी ने 1 सितंबर को 1939 में पोलैंड पे अधिकार किया, पोलैंड पे आक्रमण किया, तो उसके 2 दिन के बाद यानी कि 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। जर्मनी का साथ देने वाले जापान, इटली जैसे देश इस बार वो सेंट्रल पावर कहलाए, इस बार एक्सिस पावर कहलाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो सेंट्रल पावर थे, इस बार वो एक्सिस पावर कहलाए। और उधर जो ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका जो एक साथ होंगे वो अब एलाइड पावर कहलाएंगे। तो इसका मतलब अब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में लड़ी जाएगी। इस युद्ध की तैयारी बहुत भयंकर लेवल पे की गई थी। उसके बाद आपको बताऊं मैं, जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर 1939 के शुरुआती दौर से ही पोलैंड का आक्रमण करने का निश्चय कर चुका था। पोलैंड को फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जर्मन आक्रमण के समय सहायता देने का आश्वासन था। हिटलर पूरा इरादा था कि वो पोलैंड पर आक्रमण करेगा और सोवियत संघ का विरोध है उसके लिए उसको भी खत्म करेगा। इसीलिए उसने सोवियत संघ के साथ मॉस्को में अगस्त 1939 में जो है आपस में एग्रीमेंट किया था कि जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करेगा तो सोवियत संघ बीच में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए पोलैंड पे अटैक हुआ। उसके बाद 1940 में जब हिटलर ने बहुत सारे एरिया कैप्चर किए, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड बहुत सारे एरिया थे, तो उसके बाद युद्ध बड़े लेवल पे आ गया। रूस, फिनलैंड के बीच में जब ये मार्च 1940 में युद्ध खत्म हुआ, उसके अगले ही महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया था। इसका मतलब 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे अब हिटलर के कब्जे में था। डेनमार्क ने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे को ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता मिल गई और जून 1940 तक वह जर्मनी का यानी कि हिटलर का मुकाबला करता रहा। फिर उसके बाद में 1940 में ही जर्मनी ने स्कैंडिनेविया देशों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस और बेल्जियम पर और हॉलैंड पर लगातार आक्रमण किए, ठीक है। और उसी टाइम में एक ब्लिट्जक्रिग यानी कि तड़ित युद्ध प्रणाली उस समय शुरू हुई थी। कहते हैं कि ये तड़ित युद्ध प्रणाली जर्मन की सेना दुश्मन पर लड़ाकू हवाई जहाज़ों से बम्बारमेंट करती थी और हवाई हमले करके उसके बाद उनको बर्बाद करती और फिर दुश्मन के ऊपर अपनी जो टैंक आर्मी थी उससे अटैक करते रहती थी, जिससे क्या दुश्मन पूरी तरह से जो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता था। जर्मनी ने फ्रांस में कठपुतली यानी कि फ्रांसी विची सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए और फ्रांस को सरेंडर कराया। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण की तैयारी की और बहुत बड़े लेवल पे बम्बारमेंट की गई। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण 1940 में हुआ। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई में हुआ। जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार अटैक हुआ। पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। जर्मनी ने हवाई मार्ग से प्रमुख कारखाने जो ब्रिटेन के थे शहरों पर बड़े लेवल पे अटैक करने का फैसला किया। रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटेन की थी
इन हमलों को बचाने में सफल रही, यानी कि ब्रिटेन पर ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। आखिरी में जर्मनी ने ब्रिटेन की आक्रमण की योजनाओं को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद युद्ध बड़े लेवल पे फैल गया जब यूरोप में ब्रिटेन को छोड़कर नाजी जो कंट्रोल के जो युद्ध एरिया थे उन सब पर जो है एरिया कवर करने लगे। मुसोलिनी की सेना ग्रीस और ट्रोब्रुक में हार के बाद जर्मन सेना उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई और ग्रीस तक ये लोग कंट्रोल करने लगे। अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण हुआ। इस युद्ध के दौरान एक और बड़ी घटना हुई, ऑपरेशन बारबोसा। हिटलर ने ब्रिटेन में हार का सामना करने के बाद जब वो ब्रिटेन का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाए एरियल बम्बारमेंट के दौरान, तो उसने रिबेनट्रोप संधि को रद्द करते हुए 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया। इसे ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। सेवेस्टोपोल को अक्टूबर के अंत तक जीत लिया गया, जो कि रशिया का बहुत बड़ा पार्ट था, और अगला कदम मॉस्को पर अटैक का था। रूस के जिस शीत युद्ध का अनुभव नेपोलियन की एक सदी पहले नेपोलियन ने किया था, वैसा ही अनुभव अब जर्मनी को करना पड़ा। इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने गलत टाइम पर अटैक किया। सोवियत संघ ने दिसंबर में पलटवार किया और उसके बाद हिटलर को पीछे हटना पड़ा। एक और बड़ी घटना इस युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर अटैक। अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान जापान ने, क्योंकि अमेरिकी बार बार जापान के ऊपर जो ट्रेड बैरियर लगा रहे थे, तो जापान ने अमेरिका के बहुत बड़े नेवी पोर्ट पर यानी कि पर्ल हार्बर पर 7 नवंबर को 1941, आई रिपीट, पर्ल हार्बर पर जापानियों ने 7 नवंबर 1941 में अटैक किया, जो कि हवाई आइलैंड में स्थित एक अमेरिकी नौसेना बेस था। जब इस पर अटैक हुआ उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि वैश्विक संघर्ष शुरू हो गया है। इस हमले के कुछ दिनों के बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध की युद्ध की घोषणा शुरू कर दी। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के एक सप्ताह के भीतर ही जापान ने फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर, यानी कि हांगकांग जो एरिया पड़ता है चाइना का, उस पर भी अटैक करके उसको कब्जा लिया। इसके बाद जब पर्ल हार्बर बुरी तरह से निस्तो नाबूद हो गया अमेरिका का, तब अमेरिका का युद्ध में प्रवेश हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका 1941 में एंट्री करता है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हुए 4 जापानी कैरियर्स को और एक युद्धपोत को 1942 में ही तबाह कर दिया था। नाजी जो यहूदियों की सामूहिक हत्या कर रहे थे, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे 1941 के बाद हत्याएं हो रही थी, मास मर्डर हो रहे थे, इसकी खबरें मित्र राष्ट्रों तक फैल गई थी और अमेरिका जर्मनी के हिटलर की इन अपराधों का बदला लेने का लोगों से वादा करता है। जर्मनी की पराजय यानी कि जर्मन का हारना 1942 के बाद ही शुरू हो गया था, जब ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राड पर जवाबी कार्रवाई कर दी। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राड में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण भी किया और जर्मन सेना की ये पहली बड़ी हार थी। आई रिपीट, जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राड में सोवियत संघ की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि सोवियत संघ की सबसे खतरनाक आर्मी रेड आर्मी बहुत बुरी तरह से उसको हरा रही थी। उसके बाद उत्तरी अफ्रीका में भी जर्मन और इतालवी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि 1943 का ईयर जर्मनी के लिए बहुत बुरा साल था। रूसी सेना को पूरी मोर्चे पर बढ़त मिलने लगी और उसे जर्मनी को वापस खोर्कीव और कीव के एरिए वापस ले लिए गए जो जर्मनी की कंट्रोल में थे। खोर्कीव और कीव एरिया जो कि जर्मनी कंट्रोल में थे वापस ले लिया गया। इसके बाद मित्र देशों ने यानी कि अलाइड पावर ने बम वर्षक विमानों से जर्मनी के शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। रूसी सेना 21 अप्रैल तक, अब ये डेट याद रखें, 21 अप्रैल 1945 को बर्लिन जर्मनी की राजधानी तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद वो हिटलर को ढूंढ रही थी। कहते कि पिछले 6 महीने से हिटलर एक जर्मनी के बर्लिन कैपिटल में अंडरग्राउंड बंकर में छुपा हुआ बैठा हुआ था। उसे डर लग रहा था कि कभी रशिया की सेना उसे पकड़ ना ले और उसे कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ पर उन्होंने गैस चैम्बर बनाए हुए हैं और जहाँ पर वो जीव्स और जिप्सीज़ को टॉर्चर करते हैं, वहाँ उनको पकड़ कर ले जाए और कभी ऐसा ना हो कि उनके साथ भी वहीं टॉर्चर हो। इसलिए हिटलर ने डर के मारे, रशियन सेना के डर के मारे 30 अप्रैल को 1945 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुसोलिनी ने भी 28 अप्रैल को 2 दिन पहले ही इटली के देशभक्तों ने पकड़कर उसको फांसी दे दी और उसको गोलियां मार दी
और कहते हैं कि मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी जो इटली का तानाशाह था, उसको तो लोगों ने मरने के बाद भी पत्थर मारे हैं। बहुत बुरी हालात में हिटलर और मुसोलिनी मारे गए। हिटलर की वाइफ ईवा ब्राउन ने भी साइनाइड खाया और वो कुछ दिनों के बाद रशिया की सेना के द्वारा यानी कि वो अंडरग्राउंड बंकर से निकाले गए। जर्मनी ने 7 मई को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया। हिटलर के मरने के बाद 7 मई वो डेट थी जब जर्मन सरेंडर करते हैं। अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि 8 मई विजय दिवस मनाया गया और इस प्रकार यूरोप में युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन इधर जापान युद्ध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जापान को सरेंडर कराने के लिए परमाणु हमला हुआ, एटम अटैक हुआ और युद्ध की समाप्ति होगी। जापान मित्र देशों पर आक्रमण करने की योजनाएं अभी भी तैयार कर रहा था। बड़े पैमाने पर लड़ाई और जनहानि हुई बहुत बड़े लेवल पे। उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, आई रिपीट, राष्ट्रपति अमेरिका का हैरी ट्रूमैन ने जापान के खिलाफ परमाणु बम का जो यूज़ करने की मंजूरी दी और उसके बाद अटैक हुआ। परमाणु बम बहुत बड़ी घटना थी जो जापान के नगरों पर गिराया गया, हिरोशिमा नागासाकी पर। बहुत बड़े लेवल था ये परमाणु बम और इस प्रकार के अन्य विनाशकारी बमों का विकास वैसे 1942 से ही किया जा रहा था, जिसमें 6 अगस्त को 1945 में जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा और उसके 3 दिन के बाद एक और बम नागासाकी पर फैट मैन गिरा दिया गया। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता। अतः जापान को आखिरी में 14 अगस्त को 1945 में आत्मसमर्पण सरेंडर करना पड़ा। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और यूएनओ बनाई गई। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चीज़ें हुई, किस तरह से पूरे विश्व को संभाला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, नई नई महाशक्तियों का उद्भव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलग अलग देशों में, महाद्वीपों में बहुत बुरी तरह से कंडीशन खराब हो चुकी थी। महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस अपनी स्थिति अब खो चुके थे, क्योंकि हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस की बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका भी और यूएसएसआर जो है एक अलग पावरफुल देश बन चुके थे। यानी कि अब 2 पावर सामने आई, यूएसए और जो है यूएसएसआर, ठीक है, ये सामने आए। उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, मतलब कि अब डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस में अलग अलग जगह पर घरेलू और बाहरी समस्याएं होने लगी। ब्रिटेन अब भारत को भी संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जो है अपनी कॉलोनीज़ को छोड़ना शुरू किया, बल्कि वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। इन दोनों देशों ने अपने अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण, क्योंकि कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। अफ्रीका और एशिया में अलग अलग जगह पर जहाँ इनका कंट्रोल था, वहाँ पर फ्रीडम फाइट शुरू हो गई और उपनिवेशवाद का, यानी कि कॉलोनिज्म का धीरे धीरे अंत होता चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक बहुत बड़ी घटना थी जो उस समय बनाई गई ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी ना हो। 24 अक्टूबर को 1945 में यूएनओ बनाया जा चुका था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए और विश्व शांति बनाए रखने के लिए काम करने लगे। और वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत से पहले ही, बहुत पहले, अटलांटिक चार्टर के तहत, यानी कि अटलांटिक चार्टर एग्रीमेंट के थ्रू संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए सभी देश सहमति कर चुके थे। इसीलिए फिर बाद में 24 अक्टूबर को ये 1945 में यूएनओ बना दिया गया। इस युद्ध के बाद एक शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति संधि स्थापित करने के लिए जर्मनी के पोट्सडैम में एक सम्मेलन हुआ। हिटलर के साथ युद्ध में शामिल देशों को हार का सामना करना पड़ा और जर्मनी और रूस की राजधानी बर्लिन को 4 भागों में बांट दिया गया। इन 4 भागों को ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ द्वारा कंट्रोल किया जाना था। 3 बड़ी पश्चिमी सहभागियों ने, यानी कि 3 बड़े पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के साथ कई चीज़ों पर असहमति जताई, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुई। मतलब कि जो अमेरिकन कंट्रीज़, अमेरिका था और जो ये सोवियत संघ था, वो कई चीज़ों पे एग्रीमेंट ठीक से नहीं कर पाए। इसीलिए जर्मनी 2 भागों में टूट गया। एक तरफ पूर्वी जर्मनी और एक तरफ कम्युनिस्ट सरकार बनी और दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी, जहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। यानी कि जर्मनी का आधा भाग डेमोक्रेटिक पावर्स के पास, यानी कि अमेरिका साइड चला गया और एक भाग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि सोवियत संघ की तरफ चला गया। इस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इधर सोवियत संघ यानी कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और ये कोल्ड वॉर शुरू हुई। उसी टाइम में एक और बड़ी बात हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही
आप देखेंगे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के दौरान संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस बना। आई रिपीट, UNMFC यानी कि यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई। 1 से 22 जुलाई के बीच में 1944 में 44 देशों ने पार्ट लिया। आई रिपीट, 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में 1944 तक 44 देशों ने भाग लिया और वो इस सम्मेलन में शामिल हुए। और इसका मेन टारगेट ये था शामिल होने का, यानी कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट था उसमें शामिल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में तबाही हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही युद्ध में प्रभावित जो इकोनॉमी थी, जिन देशों की इकोनॉमी जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए एक बैंक भी बनाया गया जिसको IBRD कहा गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। बाद में यही IBRD वर्ल्ड बैंक के नाम से आज फेमस है, जो कि दुनिया को लोन देती है। अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व करेंसी बना दिया गया। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अमेरिकी डॉलर के अकॉर्डिंग सेट होगी। और भारत पर भी बहुत असर पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, इसीलिए लॉर्ड एटली ने इसकी भरपाई करने के लिए जब इंडिया की तरफ या अलग अलग जो उनकी कॉलोनीज थी उनकी तरफ देखना शुरू किया और अपनी विश्व शक्ति का जो दर्जा था उसका वापस लेने की कोशिश की, तब उस समय इंडिया में और बहुत सारे अलग अलग देशों में, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी नेता सामने आए और अंग्रेजों के खिलाफ एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू कर दिया और भारत को आज़ाद करवाया। 1942 में अगस्त में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी एक मूवमेंट थी, जिसके बाद फाइनली 1946 में ही लॉर्ड एटली ने डिक्लेरेशन कर दिया था कि वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का उद्देश्य हिटलर के तानाशाही और ब्रिटेन के औपनिवेशिक आधिपत्य को खत्म करना था और वो हो गया। उपनिवेशों की जनता युद्ध के बाद अपनी आज़ादी के लिए बड़े लेवल पर संघर्ष करने लगी। ब्रिटेन में 1945 में लेबर पार्टी जब बनी तो उसने उदारवादी सिद्धांत अपनाए और नस्लीय समानता की ओर जोर दिया। सत्ता में आने के बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री यानी कि जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के अंदर, क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी और फिर यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा गया और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट तैयार करा दी गई और भारत को आज़ाद कर दिया गया। इस तरह देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड इतिहास की यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना में मानी जाती है। और इतना बड़ा संघर्ष, इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी ज़्यादा जनता, इतने सारे लोग मारे गए, जो कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं कि 9 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा बड़ा स्केल था। और लोगों की हालत इतनी बुरी हुई जिसको आगे आने वाले 20-30 साल तक भी कवर नहीं किया जा सका। जापान बुरी तरह तबाह हो गया था। जापान में डिमिलिटराइजेशन हुआ उसके बाद, और पूरा विश्व 1945 में एंड हुई है। 6 साल की वार जो 1939 में शुरू हुई थी उसको आज भी याद करता है। और कोशिश यही होती है कि फ्यूचर में तीसरा विश्व युद्ध ना हो सभी देशों की। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है कि सभी देश बहुत बड़े लेवल पे युद्ध हथियार बना रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, तो लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहीं कंडीशन बनेगी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी बुरी तबाही हुई वैसी तबाही ऐसी दोबारा ना हो तो अच्छा है। पूरी दुनिया शांति से रहे, सब मिलजुल कर रहें, सबको आज़ादी मिले, किसी के साथ कोई तानाशाही ना हो, ऐसा फ्यूचर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, बहुत भयंकर तबाहियाँ होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल लगी होगी और आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर बहुत करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।